कल हम ट्रांजिशन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पढ़ा था एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अब आज जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपन पढ़ेंगे वो है मेटेलिक कैरेक्टर। समस्त संक्रमण तत्व कठोर, मेलिएबल, डक्टाइल, उच्च गलनांक व क्वथनांक वाले तथा विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये समस्त गुण धातुओं के गुण होते हैं जो इन्हें अधातुओं से अलग करते हैं। प्रयुक्त गुणों के कारण ही हम कह सकते हैं कि समस्त संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। ये धात्विक चमक, उच्च घनत्व तथा तापीय व वैद्युत चालकता वाले तत्व होते हैं। इसका कारण इनमें विद्यमान अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन तथा विशिष्ट प्रकार के धात्विक बंध हैं। इन सब धातुओं की क्रिस्टल संरचनाओं में सामान्य धात्विक बंध के साथ साथ डी अतिव्यापन द्वारा सहसंयोजक बंध भी बनते हैं। इस प्रकार इन संक्रमण धातुओं में क्षारीय धातु अथवा क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में परमाणु परस्पर प्रबल आकर्षण बल से बंधे जाते हैं। इसी वजह से ये क्या हो जाते हैं, इनकी जो कठोरता है वो बढ़ जाती है और इनके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन यानी परमाणुवीकरण की एंथैल्पी, गलनांकों व क्वथनांकों के मान उच्च हो जाते हैं। परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बढ़ने के साथ साथ इनमें धात्विक बंध का सामर्थ्य यानी जो स्ट्रेंथ होती है मेटलिक बॉन्ड की वो भी बढ़ती जाती है। Therefore, we can say स्कैंडियम से क्रोमियम तक धात्विक कठोरता भी बढ़ती जाती है और क्रोमियम से जिंक तक वापस घटती जाती है, क्योंकि पहले क्या होगा, जो डी कक्षक हैं उनमें एक एक करके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स, एक एक करके डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से जो मेटेलिक बॉन्ड है या उसका जो सामर्थ्य है वो भी बढ़ता जाता है। जब पांचों डी कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने लग जाती है डी कक्षकों में, और इस वजह से जो धात्विक बंध है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और इसी कारण हम कह सकते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ रही है, इस वजह से जो धात्विक कठोरता है वो बढ़ेगी, और फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होने लगेगी डी कक्षकों में, वैसे वैसे इनकी कठोरता कम होती जाती है और क्रोमियम से जिंक तक वापस घटती चली जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी। संक्रमण तत्व क्षारीय धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में काफ़ी कम क्रियाशील होते हैं। रिएक्टिविटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज रिएक्टिविटी यानी सक्रियता। संक्रमण तत्व क्षारीय धातु एवं क्षारीय मृदा धातुओं की तुलना में काफ़ी कम क्रियाशील होते हैं। इसके कई कारण हैं। पहला, छोटा आकार होने के कारण इन तत्वों के आयनन विभव के मान काफ़ी उच्च होते हैं, अतः धातु आयन बनने में काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और ये आसानी से आयनीकृत नहीं होते हैं। दूसरा कारण है, इनमें सहसंयोजक बंध होने के कारण इन तत्वों के ऊर्ध्वपातन की ऊष्मा का मान उच्च होता है, यानी जो सब्लिमेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू काफ़ी हाई होती है, अतः इन्हें ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था प्राप्त करने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा कारण, इनके आयनों की जल योजक ऊर्जा का मान काफ़ी कम होता है, और इन सब कारणों की वजह से जो डी ब्लॉक के तत्वों की क्रियाशीलता है वो काफ़ी कम होती है और ये उत्कृष्ट व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। इनका यह उत्कृष्ट व्यवहार तृतीय समूह के गोल्ड व प्लैटिनम में तो बहुत अधिक होता है। अगली प्रॉपर्टी है इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यानी इनके गलनांक एवं क्वथनांक।
प्रबल धात्विक होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक के मान उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक के मान पहले यदि अपन ट्रेंड देखें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, तो ये जो मान हैं ये पहले बढ़ते जाते हैं और फिर घटते जाते हैं, और इस क्रम में मैग्नीज व जिंक के गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत कम होते हैं। ये जो लास्ट के मेंबर्स आ जाते हैं इनके काफ़ी कम हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि प्रारंभ में डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ने से धात्विक बंध में उनका योगदान बढ़ता जाता है, जिससे धात्विक बंध प्रबल होता जाता है, और जितना मजबूती से मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े रहेंगे उतना ही अधिक क्या होगा, इनके गलनांक और क्वथनांक के मान उतने ही बढ़ते जाते हैं। बाद में डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स का युग्मन होने से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कम होती जाती है और इनके गलनांक व क्वथनांक के मान भी घटते जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वेनेडियम एवं क्रोमियम के गलनांक के मान 3D धातुओं की श्रेणी में सर्वाधिक होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो सबसे अधिक है। Mn तथा जिंक के स्थायी D5 व D10 विन्यास के कारण इनका धात्विक बंध में योगदान कम होता जाता है, क्योंकि D5 और D10 कैसे हैं, हाफ फिल्ड और कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इस वजह से स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनका योगदान जो है वो कम होगा, और इसी कारण इनके गलनांक व क्वथनांक के मान भी कम हो जाते हैं। पूर्ण भरे हुए D10 विन्यास के कारण ही डी ब्लॉक के अंतिम वर्ग के तत्व जो लास्ट मेंबर्स आ जाते हैं, कौन कौन से, जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इनके तो गलनांक व क्वथनांक के मान अत्यंत ही कम हो जाते हैं, और मरकरी तो अपवाद वो है, एक्सेप्शन, अपवाद है कि वो कैसा हो जाता है, सॉलिड ना रह के वो एक द्रव धातु हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो D10 विन्यास हो जाता है और इस वजह से जो मेटेलिक स्ट्रेंथ है या उनका धात्विक बंध बनने में जो योगदान होता है डी कक्षकों का वो बहुत ही कम है। इस कारण ये कठोर ना रह के लिक्विड हो जाता है, जिससे इनके धात्विक गुण व गलनांक क्वथनांक के मान भी काफ़ी कम हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनन विभव। किसी तत्व की आयनीकरण ऊर्जा अथवा आयनन विभव उस ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो उस तत्व के एक गैसीय परमाणु के ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉन को नाभिकीय आकर्षण से अनंत दूरी तक ले जाने के लिए आवश्यक हो। अतः कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के साथ जितने प्रबल आकर्षण से बंधा हुआ होगा उस तत्व का आयनन विभव उतना ही अधिक होगा। जब हम आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाएंगे तो तत्वों के आकार में कमी होती जाती है। आकार के कम होने से इलेक्ट्रॉन नाभिक के निकट आ जाता है, जिससे नाभिक से उन्हें दूर ले जाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। यानी इनकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ है, यदि अपन आवर्त में देखें तो बाएं से दाएं जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जाती हैं। यहाँ एक चीज़ और ध्यान में रखने की है कि ये जो है इसमें NS कक्षक की तुलना में N-1 D कक्षक जो हैं उनकी ऊर्जा का मान उच्च होता है। पहले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाते हैं, NS कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, उसके बाद में N-1 D कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो प्रवेश करते हैं। लेकिन जब अपन आयनन विभव होता है, यानी जब इनका आयनाइजेशन होता है, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किन कक्षकों में से निकलेंगे, वो NS कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। और NS कक्षकों में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो NS कक्षकों से निकलेंगे, और उसके बाद में जो D कक्षक हैं उनमें से परिस्थिति अनुसार D कक्षकों में से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। D ब्लॉक के तत्वों के आयनन विभव के मान पर्याप्त उच्च होते हैं, और बाएं से दाएं जाने पर इनके मान जो हैं वो बढ़ते जाते हैं। यदि अपन ग्राफ देखें तो हम देखते हैं कि जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जाती हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी रिएक्टिविटी यानी क्रियाशीलता।
किसी धातु की क्रियाशीलता जो है उसके आयनन विभव पर निर्भर करती है। किसी धातु के आयनन विभव का मान जितना कम होगा वह धातु उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, और जो धातु इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर सकती है वह अत्यंत विद्युतधनी, प्रबल अपचायक एवं अत्यधिक क्रियाशील होगी। संक्रमण धातुओं का ब्राह्मतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 है या फिर NS2 होता है, जो क्षार एवं क्षारीय मृदा धातुओं के अनुरूप है, क्योंकि यदि अपन क्षार और क्षारीय मृदा धातु देखें तो उनमें भी इसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है। फिर भी इनकी जो क्रियाशीलता है उनमें बहुत अंतर पाया जाता है। क्षार और क्षारीय मृदा धातुएं कैसी हैं? अत्यधिक क्रियाशील होती हैं, क्योंकि इनके आयनन विभव के मान काफ़ी कम होते हैं, और आयनन विभव के कम मान होने के कारण इनसे NS1 या NS2 विन्यास के भीतर उत्कृष्ट गैस जैसा विन्यास होता है। इसी वजह से ये क्या कर सकती हैं? आसानी से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, क्योंकि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इनका जो विन्यास है वो नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। लेकिन संक्रमण धातुओं में ऐसा नहीं होता है। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि संक्रमण धातुओं के आयनन विभव के मान काफ़ी उच्च होते हैं। संक्रमण धातुओं के आयनन विभव के उच्च मान के कारण संक्रमण धातुएं आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग नहीं सकती। इस कारण ये कम क्रियाशील, कम घन विद्युती व दुर्बल अपचायक धातुएं हैं।